नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो देखिए, बंगाल में गवर्नर जनरल की व्यवस्था सन 1773 ईस्वी में की जाती है, जब रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाता है। और असल में रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पास किया जाता है क्योंकि कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो व्यापार के साथ साथ भारत में कानून यानी कि सरकार भी चलाने का कार्य करती है। तो ऐसी दशा में जो ब्रिटिश सांसद होते हैं, उनको लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार स्थापित किया जाए। अब चूंकि सडनली वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में। और उसी के तहत जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उनको थोड़ी सी और शक्ति प्रदान की गई। साथ ही साथ ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इनके अधीन जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, सबको इनके अधीन कर दिया गया। तो हम वही बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और इस क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। वारेन हेस्टिंग जो कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और इनका समय रहता है 1773 से 1785 ईस्वी तक, और ये इस्तीफा दे देते हैं। इनके बाद दूसरे स्थान पे आते हैं सर जॉन मैकफर्सन, जो कि 1785 से 1786 एक वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर इनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं सर जॉन शोर, जिनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक चलता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्हें मार्क्विस भी कहा जाता है। 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद छठवें नंबर पर सर जॉर्ज बार्लो आते हैं, जो कि 1805 से 1807 ईस्वी तक कार्य करते हैं। इनके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, जो कि 1807 से 1813 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। फिर 9वें नंबर पर आते हैं लॉर्ड एम्सहर्स्ट, जो कि 1823 से 1828 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर कार्य करते हैं। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक रहते हैं और एज ए बंगाल का गवर्नर जनरल इनका कार्यकाल 1828 से 1833 रहता है और 1833 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। अब ये जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, हम उनके बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी तक रहता है, तो इनके द्वारा बंगाल में द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, 1772 ईस्वी में आते हैं और उस समय ये बंगाल के गवर्नर थे, इनको बाद में गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इन्होंने द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए इनके द्वारा परीक्षण एवं अशुद्धि के नियम को अपनाया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा सन 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की जाती है, और ये स्थापना इसलिए करते हैं ताकि न्यायिक कार्यों में मौलवियों की सहायता ले सकें। इसके बाद और इन्हीं के कार्यकाल में, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही सर विलियम जोन के द्वारा कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के समय में ही रुहेला युद्ध हुआ था, जो कि 1774 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ इनके ही कार्यकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चलता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक चलता है, इनके शासनकाल में ही हुआ। साथ ही साथ इसी के समय में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है और पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में आया था, तो उसी के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स इस्तीफा देते हैं और ये ब्रिटेन लौट जाते हैं। तो वहाँ पे इनके साथ ये होता है कि एक बर्क नाम के आदमी होते हैं जो इनके ऊपर महाभियोग लगा देते हैं, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता है। लेकिन बाद में
इनको यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं जिनका नाम सर जॉन मैकरफन, जो 1785 1786 तक रहते हैं, इनके समय कुछ खास महत्वपूर्ण उपलब्धि होती नहीं है तो आप उनको छोड़ दें। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ भी लिया जाता है। तो इनको भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इसके अलावा इन्होंने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी और 1787 ईस्वी में जो जिले के प्रभारी कलेक्टर हुआ करते थे उनको न्यायिक कार्य भी सौंप दिया, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों मामले हुआ करते थे। फिर इन्होंने क्या किया, 1793 ईस्वी में इनके द्वारा कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना की जाती है जो कि शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जो कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति थी उनको खत्म कर दिया और ये जो जिला कलेक्टर हुआ करते थे इनके पास सिर्फ कर एकत्रित करने का ही अधिकार रह गया। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सर जॉन शोर, जो कि 1793 से 1798 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं और इन्हीं के समय पहला चार्टर अधिनियम 1793 पारित किया गया था। इसके अलावा सर जॉन शोर के कार्यकाल के समय में ही निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध 1795 में जो हुआ था वो लड़ा गया था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें तो जिसे कि मार्क्वेस भी कहा जाता है, इसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक होता है और इसके द्वारा सहायक संधि बहुत ही व्यापक तौर पर चलाया जाता है और लॉर्ड वेलेस्ली को मेनली सहायक संधि की वजह से ही याद किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो सहायक संधि होता है इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया जाता है। तो अगर ये सवाल आता है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया, न कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे व्यापक तौर पर चालू किया सहायक संधि को। और सहायक संधि की बात करें तो इसमें ये होता ही था कि इसके 4 पॉइंट थे। पहला ये था कि जो भारतीय राजा होते थे इनको अपने विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था। साथ ही साथ जो भी बात दूसरे राज्यों से इनको करना होता था तो ऐसे दशा में कंपनी के माध्यम से ही ये दूसरे राज्यों से बात करते थे। इसके अलावा जो सहायक संधि करने वाले बड़े राज्य होते थे उनके लिए ये आवश्यक होता था कि वो किसी भी अंग्रेज सैन्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित एक सेना की टुकड़ी को अपने राज्य में अपने खर्च पर रखें और बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दे दें। और अगर छोटे स्तर के राज्य हैं तो उनके लिए था कि वो इसके बदले में नगद पैसा दिया करते थे ब्रिटिश कंपनी को। और तीसरी बात इस सहायक संधि की ये थी कि जो सहायक संधि करने वाले राज्य थे तो उनको अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना पड़ता था और कंपनी के बिना पूर्व अनुमति के राजा किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं ले सकता था। इसके अलावा जो चौथा बात ये था कि कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए उसे यानी कि उस राज्य को हर प्रकार से शत्रुओं से रक्षा करेगी। लेकिन ये वाकई में इसका दुरुपयोग किया जाता था और इसकी वजह से अंग्रेज ही मजबूत हुए, न कि देश के राजा। अब थोड़ी सी और बात कर लें अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यों की, तो इनके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है और इसका सोचना ये था कि फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित करके जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको शिक्षित किया जाए। हालांकि बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ये इनको मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं बल्कि इंग्लैंड में ही कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा भारत में कार्य करने के लिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, अप्रैल से लेकर मई तक में चला था, तो वो युद्ध इसी के समय में हुआ था। इसके अलावा इस युद्ध को जीतने के बाद ही लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्वेस की उपाधि दी गई थी।
साथ ही साथ इसी के साथ समय में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 ईस्वी तक चलता है वो हुआ था। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इनके बारे में थोड़ी सी और। तो 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही किया जाता है। अब हम आगे बढ़ें, सर जॉर्ज बार्लो की बात करें जो कि 1805 से लेकर 1807 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इनके समय की एक प्रमुख घटना वेल्लोर विद्रोह होता है। वेल्लोर विद्रोह ये दक्षिण भारत में एक विद्रोह होता है। इसमें क्या होता है, जब ये 1806 में विद्रोह होता है तो मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं उस समय। और ये जो सिपाही होते हैं, ये सिपाही का विद्रोह होता है जिसमें बहुत सारे अंग्रेज सिपाही मारे जाते हैं। तो जो भारतीय सिपाही रहते हैं वो अपनी जाति चिन्ह पहनते हैं और बहुत सारा कुछ अपना ऐसा जो उनका जाति चिन्ह होता है वो पहनते हैं, और वो पहनने के लिए मना कर दिया जाता है। तो इस ऐसी दशा में वो सैनिक विद्रोह कर देते हैं और काफ़ी बहुत व्यापक विद्रोह होता है। तो बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को मार डाला जाता है। तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में ये महत्वपूर्ण घटना थी वेल्लोर विद्रोह। और अब हम बात करें लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की, जो कि 1807 से लेकर 1813 तक इनका शासनकाल रहता है। और इसके समय की जो प्रमुख घटना होती है वो अमृतसर की संधि होती है, जो कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ की जाती है 1809 ईस्वी में। और इस संधि की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा चार्ल्स मैटकाफ को, जो कि आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, उनको यानी कि चार्ल्स मैटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा जाता है। और उनके ही प्रयासों से ये अमृतसर की संधि होती है। और यानी कि ये अमृतसर की जो संधि हुई लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में होता है 1809 ईस्वी में। साथ ही साथ लॉर्ड मिंटो के समय में बुंदेलखंड और नागपुर का विद्रोह होता है जिसे ये दबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की, जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच जो होता है वो होता है। साथ ही साथ युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि से होती है, जो कि 1816 में संपन्न होती है। और इसी संधि के तहत जो गोरखा सैनिक होते हैं वो ब्रिटिश कंपनी में आ जाते हैं, ब्रिटिश अधीन में। और आज भी ये जो गोरखा सैनिक हैं ब्रिटेन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही दूसरा चार्टर अधिनियम पारित होता है। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही बंगाल में 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम को पारित किया जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मतलब पूछा जा सकता है कि काश्तकारी अधिनियम जो कि 1822 का बंगाल में पारित हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब हम बात करें लॉर्ड एम हर्स्ट की, जो कि 1823 से 1828 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और इसी के समय में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जो कि 1824 से 1826 तक चलता है। और यांडूब की संधि इसके समय में होता है 1826 ईस्वी में लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में। और इसके अलावा इसी के समय में यानी कि लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की तरफ, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। तो इस समय क्या होता है, 1833 ईस्वी में तीसरा चार्टर अधिनियम पास होता है और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। और इसके समय की अगर हम कार्यों की बात करें तो ये इनके द्वारा जो सबसे प्रमुख कार्य किया गया 1829 में सती प्रथा का अंत। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, जो भारत का पहला मेडिकल कॉलेज है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1835 ईस्वी को की जाती है। और
जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज है। और अगर दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करें कि देश का दूसरा पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो वो मद्रास मेडिकल कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1835 को दक्षिण भारत यानी मद्रास प्रांत में की गई थी। और इसका नाम मद्रास मेडिकल कॉलेज था। और 2011 में इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम गवर्नमेंट राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल कर दिया गया था। और वर्ष 1966 में मद्रास मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर चेन्नई मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा देश का पहला मेडिकल कॉलेज खोला जाता है 28 जनवरी 1835 ईस्वी को। तो ये था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में टॉपिक को कवर करेंगे। नमस्कार।